जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। आज हम उसके दूसरे भाग को समझेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे पिछली वीडियो क्लास से, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पिछली क्लास में आपने मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्षों को जान लिया था। एक था अपना एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्सेस यानी संसाधनों तक पहुंच। भी इनकी सहायता से हम मानव का विकास है वो कर सकते हैं। चलिएगा इससे बात आगे स्टार्ट करते हैं। भी इन पक्षों को प्राप्त है वो किन की सहायता से किया जा सकता है और उनको कहा जाता है मानव विकास के स्तंभ यानी पिलर कहा जाता है। जैसे एक बिल्डिंग होती है वो नींव यानी पिलर पर आधारित होती है, उसी प्रकार से मानव विकास के इन तीनों पक्षों को प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं वो बहुत जरूरी हैं और इनके सहारे ही मानव विकास की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। जिसमें पहला आता है समता, इक्विटी, दूसरा आता है सतत पोषणीयता, तीसरा नाम आता है उत्पादकता का और चौथा आता है सशक्तिकरण का। इन चारों नामों को अच्छे से दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मानव विकास का जो विचार है वो इन चारों कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। अब एक एक करके हम इनके अर्थ को जानेंगे और साथ में मानव विकास में इनका क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समता की, इक्विटी की बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भी समता क्या है, तो सभी लोगों को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना ही समता कहलाता है। आप इसको और आसान कर सकते हो और वो है समान अवसर। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दे देना ही क्या कहलाता है, समता कहलाता है। अवसरों की जो उपलब्धता है इसके अंदर जाति, धर्म और इनकम, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम ये सोचें क्या भेदभाव होता है या नहीं होता, तो इसके लिए हमें करना चाहिए सर्वे। और अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके अच्छे से कारणों का पता लगाकर तभी उसका समाधान है वो किया जा सकता है। तो सर्वे करके हम स्कूल से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं यानी जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं उनकी संख्या का पता लगाना चाहिए और साथ में ये भी पता लगाएं भी वो किस कैटेगरी के हैं, यानी मेल हैं, फीमेल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है यानी पिछड़ा वर्ग है या सामान्य वर्ग है, किस कैटेगरी के हैं। हमें पता है अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर एजुकेशन से वंचित रहता है तो उसके सामने जो विकल्प है वो सीमित होते जाएंगे। तो इसलिए जब हमें ये कारण पता चल गया तो ऐसे बच्चों को फिर कहां जोड़ना चाहिए, स्कूल से जोड़ना चाहिए, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन है वो मिले, ताकि उनके अवसर हैं वो कम नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा पहला पिलर है अपना महत्वपूर्ण, भी सभी लोगों को समान अवसर है वो मिलने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे पिलर के ऊपर और वो है सतत पोषणीयता। नाम से स्पष्ट है क्या अर्थ होता है इसका। इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए। क्या जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं वो सतत रूप से होने चाहिए सबको। आज हमारी जो जनरेशन है उनको भी उपलब्ध हो, आगे हमारी जो जनरेशन नई आ रही है उनको भी वो अवसर उपलब्ध हो, फिर उनके बाद जो नई जनरेशन आएगी उनको भी वो अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो अवसरों की निरंतरता की बात है वो इसके अंदर की जाती है। और अच्छे से क्लियर कर ले भी प्रत्येक पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने संसाधनों का, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है चाहे वित्तीय संसाधन है,
उनको इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को समान अवसर मिले, यानी समता के साथ साथ सतत रूप से भी उसका पोषण होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है भी, लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए ताकि जब वो लड़की बड़ी हो तो उसके सामने विकल्प है वो समाप्त नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो भी संसाधन है, अगर किसी एक भी संसाधन का दुरुपयोग होता है तो भावी पीढ़ी के लिए अवसरों की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है। तो समता के बाद क्या हुआ, सतत रूप से यानी सबको अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद तीसरा पिलर है अपना उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात आती है। तो सबसे पहले इसके अर्थ को जान ले, और वो है कि लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है। हमें अच्छे से पता है, आपने याद हो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट लाइन भी एक हमने पढ़ी थी जो अब मैं बोल रहा हूं, किसी भी देश के लोग हैं वो उसके वास्तविक धन होते हैं। इसलिए उन लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से ही उनकी वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके लिए हमें उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना चाहिए। व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम है उनको जो लागू है वो स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर लागू करना चाहिए, ताकि उनको अच्छी से अच्छी चीजें हैं वो सीखने को मिले। खाली किताबी कीड़े बनाना या रट्टू तोते बनाना है तो फिर काहे का विकास होगा। फिर आगे जाकर वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, हाँ मैं अब क्या करूं, मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता भी। अगर कोई कंपटीशन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो एक लिमिटेड जॉब आते हैं, सबको जॉब मिलते नहीं है। तो इसलिए हमें उनको टेक्नोलॉजी का जो रूप है वो बहुत ज्यादा उन बच्चों को देना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ताकि उनकी इनकम भी तो आगे बढ़ सके। इसके बाद आता है अपना चौथा पिलर, और उसका नाम है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। यानी इसका अर्थ है अपने विकल्प को चुनने की शक्ति, पावर उसको मिलनी चाहिए भी। मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है, ये पावर है वो हर आदमी को मिलनी चाहिए। क्यों, और ये पावर किससे मिलेगी, क्षमता के बढ़ने से और स्वतंत्रता के, आजादी के बढ़ने से ही ये पावर, एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ सकती है। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सशक्तिकरण के लिए सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो गुड गवर्नेंस और लोक कल्याणकारी नीतियों से हम उस व्यक्ति को अपना विकल्प चुनने की पावर है वो दे सकते हैं। तो ये चार पिलर का उसका अर्थ और उसकी उपयोगिता की बात आ गई। अब हम जो हमने महत्वपूर्ण पक्ष पढ़े, 3 और 4 पिलर हैं, एक बार उनको समअप कर लें, उनका सार है वो वापिस हम पढ़ लें ताकि दिमाग में हमारे छप जाए। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये पक्ष, क्षेत्र या माध्यम है। इनसे ही मानव का विकास होगा, लेकिन इन्हें किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यही हमने पिलर में पढ़ा। इनको प्राप्त करने के लिए हमें सबको समान अवसर देने होंगे, यानी समता देनी होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी निरंतरता यानी सतत पोषणीयता है वो उपलब्ध करवानी होगी। उनके अंदर प्रोडक्टिविटी यानी कार्य क्षमता में वृद्धि करनी होगी, और साथ में ही विकल्प चुनने की आजादी भी उनको देनी होगी। तभी सही मायने में इस मानव का विकास है वो अच्छे से हो सकता है। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट हैं वो भी लेते रहें ताकि नोट्स फॉर्म में आप इनको अच्छे से उतार सकें। तो ये समझ गए भी इन पक्षों को, इन स्तंभों से, पिलर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है अपना मानव विकास के उपागम यानी तरीके, मेथड क्या है भी। मानव विकास को
बताने के लिए हमने कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करें आय उपागम के ऊपर। सबसे पहले इनकम के आधार पर ही मानव विकास को एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए कहा जाता है यह सबसे पुराना तरीका है। यह अपने आप में एक प्रश्न है कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है, तो वो है इनकम अप्रोच, आय उपागम। और इसके अंदर क्या माना गया, इसमें विकास का आधार है वो इनकम को माना गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही मानव का विकास भी ऊंचा होता जाएगा। अधिक आय अगर किसी व्यक्ति की होगी तो उसके अंदर अपने आप ही स्वतंत्रता में ग्रोथ है वो भी हो जाएगी। पैसा है तो क्या सब कुछ हो जाएगा। ये अप्रोच रही पहले। फिर उसके बाद में एक नई अप्रोच भी आई और वो है कल्याण उपागम। अब ये शब्द आपको फर्स्ट चैप्टर में सुनने को मिला था। याद कीजिएगा 1970 के दशक के अंदर मानव विकास की 3 महत्वपूर्ण विचारधारा आई थी। उनमें एक कल्याण परक विचारधारा भी थी। सेम वही बात है, बस कहने का तरीका है। अगर ये उपागम आता है वही बात यहां लिखते हो तब भी वो सही रहता है एग्जाम के अंदर। तो कल्याण उपागम का मतलब है भी ये कहता है कि मानव है वो लाभार्थी है। भैया इंसान को तो लाभ मिलना चाहिए, यह माना जाता है। और इसके अंतर्गत मानव कल्याण के कुछ पक्षों के ऊपर जोर दिया गया, वो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, सुरक्षा। इनके ऊपर क्या सरकार को इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च है वो करना चाहिए। और ये विचारधारा, ये उपागम मानता है कि लोग विकास में भागीदार नहीं हैं, जरूरी नहीं भी वो ही करें। यह कहता है वो केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है कि इंसान को ये बेसिक चीजें हैं वो सारी मिलनी चाहिए। वो तो लाभार्थी है, उसको तो लाभ मिलना चाहिए। अब याद कीजिए बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है सामाजिक कल्याण के लिए। तो आपने देखा होगा कई बार अगर आप उस योजना का लाभ लेने वाले हो तो कहा जाता है अच्छा आप इस योजना के लाभार्थी हो, यानी आपको वो लाभ मिलना ही चाहिए। आपका काम सिर्फ उसको प्राप्त करना है सरकार की उस योजना का। और ये किस लिए किया जाता है, मानव के विकास के लिए, यानी उसके कल्याण के लिए ये किया जाता है। तो ये कल्याण परक जो विचारधारा जो उपागम होगी। उसके बाद में एक तीसरा तरीका रहा, वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। सबसे पहले ये समझ ले भी ये जो अप्रोच है ये किसने सुझाई थी, तो वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये अप्रोच हमें बताई थी। और इस अप्रोच के अंदर मानव के डेवलपमेंट के लिए 6 मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर जोर दिया गया था। 6 की 6 नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन 3 का तो बार बार जिक्र हम कर ही रहे हैं। चौथा भोजन मिलना चाहिए, 5वां जल की आपूर्ति होनी चाहिए और छठा है स्वच्छता को अपनाना चाहिए। तो ये 6 बेसिक चीजें हैं वो इंसान को मिलनी चाहिए। और इस उपागम के अंदर, इस मेथड के अंदर अलग अलग विकल्पों को नकारा था। विकल्प छोड़ो, आप तो इन 6 आवश्यकताओं के ऊपर जोर दो, मानव का विकास हो जाएगा। और लास्ट में बात करते हैं, एक अप्रोच और आई और वो है क्षमता उपागम। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, क्षमता उपागम है ये सुझाव हमें किसने दिया, भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और सेन भाई साहब ने यह कहा था कि तीनों क्षेत्रों में, 3 क्षेत्र कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, उन तीनों क्षेत्रों के अंदर मानव क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिए। और जब मानव की क्षमता बढ़ जाएगी तो अपने आप ही प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो क्षमता उपागम को अमर्त्य सेन ने दिया और इसमें मानव क्षमताओं के बढ़ाने की बात है वो की गई। तो इस प्रकार से अब आपने जान लिया भी मानव विकास को
समझने के जो मेथड हैं वो 4 है हमारे सिलेबस में। आय उपागम सबसे पुराना, फिर कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। तो ये हो गए अब तक मानव विकास के पिलर समझ लिए अच्छे से। उसके बाद में उसको मानव विकास को समझने के तरीकों को। चलिएगा अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर भी, मानव विकास हम बात कर रहे हैं। अब हम इसके मेजरमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं, यानी मानव विकास का मापन, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। बात हम स्टार्ट करेंगे हमारे डॉक्टर महबूब उल हक से। 1990 में हक साहब ने एक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक है, वो उसका निर्माण किया। तो HDI हमें 1990 में हक साहब ने बता दिया। इनके बताए गए कंसेप्ट को ही स्वीकार किया UNDP ने। UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो UNDP ने 1990 से ही इस HDI के आधार पर हर साल HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक पहले साल की HDI है वो आंकड़े हैं उसके इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसके बाद में पूरी रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाता है। मोस्टली हर साल सितंबर के अंदर ये रिपोर्ट है वो पिछले साल वाली जारी कर दी जाती है। और इस जो HDI की बात करें, इसका जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है, यानी 0 से 1। और जिस देश का HDI 1 के जितने पास होता है वो देश यानी उस देश के लोग हैं वो उतने ही विकसित होते हैं, वो देश उतना ही ज्यादा मानव दृष्टि से विकसित माना जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक जो पहुंच है, ये 3 हमारे मेजरमेंट करने के तरीके हैं। इनके आधार पर UNDP हर साल है वो देशों का उनका स्कोर जारी करती है। भी 0 से 1 के बीच में आपका स्कोर क्या है, ये दशमलव के बाद में 3 अक्षरों के अंदर ये जो डाटा है वो स्कोर है वो जारी किया जाता है और साथ में उस देश की रैंक है वो भी UNDP जारी करता है। अब यहां पर हम टॉपिक को और गहराई से समझें, काफी महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी है। उससे पहले 2 रिपोर्टों के ऊपर बात कर लें। एक रिपोर्ट है HDR 2020 वाली, जो किस पर आधारित है, HDI 2019 के ऊपर, यानी 2019 के आंकड़ों के आधार पर 2020 के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आपके NCERT सिलेबस के अंदर यही आंकड़े दिए हुए हैं। तो इनमें टॉप कंट्रीज कौन से हैं और भारत की क्या स्थिति है, और साथ में ही अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2022 वाली, उसको भी हम जान लेते हैं ताकि भविष्य में ये भी आपके काम आ जाएगी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और नहीं तो कम से कम किसी टॉपिक को अच्छे से समझने में ये आपकी काफी हेल्प है वो करेगी। तो ये है अब आपके सामने विश्व का मानचित्र। एक तरफ हम HDR 2020 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 22 की। अब सबसे पहले बात करें HDR 2020 की, तो फर्स्ट पोजीशन पे है नार्वे। ये रहा यहां पर नार्वे, यूरोप महाद्वीप के अंदर। दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, और ये है आयरलैंड ब्रिटेन के पास। यहां आयरलैंड ये 2 नंबर पे है, नार्वे 1 नंबर, आयरलैंड 2। तीसरा जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, ये यहां पर है स्विट्जरलैंड। तीनों ही जो टॉप कंट्री है वो किस महाद्वीप के हैं, यूरोप महाद्वीप के हैं। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर मानव विकास है वो आपको ऊंचा देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट की बात करें 2020 के अनुसार, क्योंकि 2020 के अंदर 189 देश हैं वो इसके अंदर शामिल थे। तो लास्ट पोजीशन थी नाइजर की, और नाइजर एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये है नाइजर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर।
तो सबसे लास्ट पोजीशन थी नाइजर की। अब हम हमारे भारत की बात कर ले भी 2020 के अंदर हमारे इंडिया की क्या सिचुएशन है वो रही थी। तो भारत की जो पोजीशन रही वो 131वां स्थान 2020 के अनुसार, यानी लगभग मिडल के अंदर 189 देशों के अंदर। अब हम एक चीज और समझनी है भी भारत का अपने पड़ोसी देशों के हिसाब से मानव विकास का क्या कंपटीशन है। तो देखिएगा श्रीलंका है भारत के नीचे, इसकी जो पोजीशन है वो है 72वां स्थान। चाइना है वो 85 नंबर पे आता है, भूटान है वो 129। तो श्रीलंका, चीन और भूटान के अंदर मानव विकास सूचकांक है वो इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब बात करें भारत के बाद पड़ोसी देशों की, तो बांग्लादेश आता है 133वें स्थान पर, उसके बाद नेपाल आता है, म्यांमार आता है 147 के ऊपर और पाकिस्तान आता है 154 के ऊपर। तो 2020 के अनुसार भारत के 3 पड़ोसी देश है वो मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, और जबकि 4 देश बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार है वो भारत से नीचे है। और भारत की पोजीशन कितनी है? 131 में। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2022, 21-22 की जो एक साथ रिपोर्ट आई है, क्योंकि 2019 के बाद बात करें तो कोविड आ गया था। तो कोविड-19 के कारण है वो बहुत सी प्रॉब्लम आपको पता है पूरी दुनिया में हुई। तो उसके बाद जो आंकड़े जारी हुए HDI 2020-21 के अनुसार, उसकी रिपोर्ट आई है 2021-22 के नाम से। तो यहां HDR 2022 की बात। फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है अब स्विट्जरलैंड। 2020 में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड यहां तीसरे पे था, और अब स्विट्जरलैंड कहां चला गया? लेटेस्ट रिपोर्ट में 1 नंबर पे। नॉर्वे जहां 20 में 1 नंबर पे था, 2022 में इसकी पोजीशन हो गई है 2 नंबर पे। और यहां पर 3 नंबर पे आ गया है आइसलैंड। यह है आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन से ऊपर आइसलैंड तीसरे नंबर पे। HDR 21-22 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 191 देश हैं वो शामिल रहे, और सबसे लास्ट पोजीशन मिली दक्षिणी सूडान को। और दक्षिणी सूडान एक अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है, और यह है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान 191। अब फिर वही भारत की बात करें तो भारत की 2020 में 131वां स्थान था, जबकि अब हो गया है 132वां, यानी एक पोजीशन अपनी और खराब हो गई है। कारण कोविड-19। और ये जो भी उठापटक हुई है ये सब कोविड-19 के कारण हुई है। तो भारत की 132वीं पोजीशन होगी। और भारत से अपने पड़ोसी देशों के साथ तुलना करें तो अब 4 देशों की स्थिति अच्छी है। श्रीलंका, चीन, भूटान और बांग्लादेश भी अब जहां पहले 2020 के अंदर ये 133 पे था, इसके अंदर थोड़ी प्रोग्रेस हुई और ये भारत से ऊपर चला गया है मानव विकास रिपोर्ट में 129वें स्थान पर। और भारत के नीचे है वही म्यांमार हो गया, और नेपाल हो गया, और पाकिस्तान। नेपाल 143 पर, म्यांमार 149 पर, और पाकिस्तान है वो 161वें स्थान के ऊपर है। तो अब आप मानचित्र की सहायता से इस कंपैरिजन को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से आप इसको अपने नोट्स फॉर्म के अंदर भी आप नोट कर सकते हो। मानचित्र का आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर मानचित्र का प्रश्न भी आता है, तो वहां आपको अलग अलग लोकेशन पूछी जाती है। तो हम टॉपिक को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे मानचित्र का इस्तेमाल करते रहेंगे, ताकि आपके विभिन्न देशों की लोकेशन है वो भी अच्छे से दिमाग में आ जाए। इसी टॉपिक को, मानव विकास के मापन को, हम अगली वीडियो क्लास में आगे बढ़ाएंगे और इससे जुड़े हुए विभिन्न एस्पेक्टों के ऊपर बात करेंगे, और उस अंतिम वीडियो में अपने चैप्टर को कंप्लीट है वो कर लेंगे। तो नोट्स फॉर्म में अच्छे से जरूर आप इसको उतारते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।